ये देखिए, दो मेटल के सिलेंडर्स और सुपर ग्लू की सिर्फ एक बूंद, जब ये सेट हो जाएगा तो लिटरली आप इसे एक बूंद ग्लू के सहारे लटक सकते हैं। ओह माय गॉड, ये तो क्रेजी है यार। तो सुपर ग्लू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? चलिए इसका पता लगाते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे ये इतनी जल्दी सेट हो जाता है, कैसे ये स्किन पे चिपकने में इतना अच्छा है, कैसे ये जिंदगियां बचाता है और कैसे शायद ये हमारी प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। प्लस अगर ये इतना ही स्ट्रॉन्ग है, एक छोटी सी बूंद आसानी से कार तक उठा सकती है। देखिए आप। तो फिर कुछ सिचुएशंस में ये कमजोर क्यों पड़ जाता है? मम्मी हमें मार डालेगी। 1942 में यूएस वॉर में था और गन साइट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ईस्टमैन कोडैक कंपनी ग्लास को ग्राइंड करने की जगह एक ऐसा क्लियर प्लास्टिक ढूंढ रही थी जिसे आसानी से कास्ट किया जा सके। केमिस्ट हैरी कूवर एक कंपाउंड पर काम कर रहे थे जिसे साइनो एक्रिलेट कहते हैं और इससे उन्हें काफी उम्मीद थी, पर इसमें एक बड़ी दिक्कत ये थी कि ये जिस चीज से टच हो जाता था हर उस चीज पे चिपक जाता था। कूवर के लिए ये बड़ा सिरदर्द था और जैसे ही वॉर खत्म होने लगी कोडैक ने प्लास्टिक रिप्लेसमेंट ढूंढना छोड़ दिया और ग्लास से ही गन साइट्स बनाते रहे। लेकिन फिर भी कूवर 1951 तक एक क्लियर प्लास्टिक डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे और इस बार जेट प्लेन के कैनोपीज के लिए अगर वो इस चिपचिपेपन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते तो साइनो एक्रिलेट काम कर सकता था। फिर कूवर ने ये मटेरियल अपने सहकर्मी फ्रेड जॉयनर को दिखाया, लेकिन उसे कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दिए। मैंने उससे कहा कि तुम इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत निकालना, अगर निकाला तो तुम रिफ्रैक्टोमीटर को बर्बाद कर दोगे क्योंकि ये उसे चिपका देगा। लेकिन 909 बार अलग अलग कंपाउंड्स को टेस्ट करने के बाद जॉयनर ये बात भूल गया। उसने 910वें टेस्ट में दो प्रिज्म के बीच साइनो एक्रिलेट लगाकर तैयार किया। मेजरमेंट लेने के बाद जॉयनर ने देखा कि वो तो प्रिज्म को अलग ही नहीं कर पा रहा था। वो घबरा गया। रिफ्रैक्टोमीटर, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से लगभग $10,000 थी, वो बर्बाद हो गया था। लेकिन गुस्सा होने के बजाय कूवर को अचानक इससे एक नया आइडिया आया। उन्होंने साइनो एक्रिलेट का एक सैंपल लिया और आसपास की हर चीज को जोड़ना शुरू कर दिया। ग्लास प्लेट्स, रबर स्टॉपर्स, मेटल स्टैपुला, लकड़ी, पेपर, सभी अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। उन्होंने कहा हर चीज से लगभग तुरंत चिपक गई और ऐसे बॉन्ड से जिन्हें मैं तोड़ नहीं पाया। लेकिन इस डिस्कवरी के साथ उन्होंने इस कंपाउंड को ईस्टमैन 910 एडहेसिव का नाम दिया क्योंकि ये कंपनी की सर्च में 910वां सब्सटेंस था जिसे उन्होंने टेस्ट किया। लेकिन आजकल इसे हर कोई सुपर ग्लू कहता है। तो ये इतनी स्पीड से, इतनी स्ट्रेंथ के साथ इतनी सारी अलग अलग चीजों को कैसे चिपका पाता है? सब कुछ चिपकेगा। प्लास्टिक नॉब, प्लास्टिक प्लग, रबर बूट, मेटल ब्रोच, फिशिंग रोड, साइकिल ग्रिप, मॉडल प्लेन्स, मॉडल ट्रेन्स, डोरनॉब स्क्रू, फ्लैशलाइट केस, किसी भी कार का टूटा हुआ ट्रिम। ट्यूब के अंदर सुपर ग्लू एकदम समान मोनोमर मॉलिक्यूल्स का लिक्विड होता है। ये मॉलिक्यूल्स एथिल साइनो एक्रिलेट होते हैं और जब आप इसे दो सरफेस के बीच में लगाते हैं तो लिक्विड सारे के सारे पोर्स और दरारों में भर जाता है। फिर मोनोमर्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करना शुरू करते हैं और जुड़कर बनाते हैं एक लंबी पॉलीमर चेन्स। इससे ग्लू लिक्विड से सॉलिड में बदल जाता है और इस पॉइंट पर इसे क्रैक्स और दरारों से बाहर निकाला नहीं जा सकता, इसीलिए वो वहीं फंस जाता है और दोनों सरफेस जुड़ जाते हैं। वहीं अगर आप कभी बहुत स्मूथ सरफेस को ग्लू करने की कोशिश करते हैं तो शायद यही वजह है कि सुपर ग्लू अच्छे से नहीं चिपकता है। उसमें चिपकने के लिए बहुत कम दरारें या पोर्स होते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए आप सरफेस को थोड़ा घिसट कर उसमें खुरदुरापन ला सकते हैं और इस तरह जब लिक्विड सॉलिडिफाई होगा तो ये दरारों में फंस जाएगा। लेकिन क्या ट्रिगर करता है मोनोमर्स को सॉलिडिफाई होने के लिए जबकि ट्यूब में वो लिक्विड में रहते हैं? दरअसल एथिल साइनो एक्रिलेट रिएक्ट करने के लिए तैयार रहता है क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड्स और एक ट्रिपल बॉन्ड पास पास होते हैं। जो इसे इतना रिएक्टिव बनाता है वो है एक डबल बॉन्ड जो नाइट्राइल ग्रुप और ईस्टर ग्रुप से जुड़ा है। और इसकी यूनिक बात यह है कि इन ग्रुप्स की केमिस्ट्री इस डबल बॉन्ड को इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि ये कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। ये भूखा है, ये खोज रहा है और कुछ भी जो थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ये उस पर अटैक करेगा और एक रिएक्शन शुरू कर देगा।
एक नेगेटिव आयन की मौजूदगी में कार्बन के डबल बॉन्ड्स टूट जाते हैं और 4 सिंगल बॉन्ड्स बन जाते हैं। लेकिन नाइट्राइल और एस्टर ग्रुप्स इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पूरे मॉलिक्यूल्स में खींच लेते हैं, जिससे ये कार्बन नेगेटिव हो जाता है। ये एक दूसरे मोनोमर पर मौजूद थोड़े से पॉजिटिव कार्बन को अटैक करने के लिए इनवाइट करते हैं। नाउ अब वो केमिकली जुड़ जाते हैं और यहाँ से एक पॉलीमर चेन की शुरुआत होती है। और एक बार ये शुरू हो जाता है तो इसमें बाकी सभी भूखे सुपर ग्लू मोनोमर्स के साथ रिएक्ट करने और रैपिडली पॉलीमराइज होने की क्षमता आ जाती है। ये वाकई में एक बहुत ही केमिकली रिएक्टिव स्पीशीज है। वो अकेला इनिशिएटर एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है और अगला मोनोमर फिर से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और ज्यादा से ज्यादा मोनोमर्स जुड़ते जाते हैं, लंबी और लंबी चेन्स बनाते हुए, जब तक सुपर ग्लू पूरी तरह से सॉलिड ना हो जाए। वैसे इसे सेट होने में आमतौर पर 10 से 30 सेकंड्स लगते हैं और ये 1950s में उपलब्ध दूसरे एडहेसिव से कहीं ज्यादा तेज था। व्हाइट ग्लू और ग्लू स्टिक जैसे कई ग्लू सूखने से काम करते हैं, इसीलिए आपको पानी के इवेपोरेट होने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन सुपर ग्लू के साथ में ये लगभग उल्टा है। जब मैं स्नैटम्स के प्रोटोटाइप बना रहा था तो मैंने ये प्लास्टिक शेल्स 3D प्रिंट किए और सुपर ग्लू से उन्हें एक साथ जोड़ दिया। एक दिन मैं सुपर ग्लू की बोतल को खोलने की कोशिश कर रहा था जिसका कैप नोजल पर चिपक गया था, तो मैंने अपने दांतों से मरोड़ कर इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बोतल फट गई और मेरा मुंह सुपर ग्लू से भर गया। अब मैं सोच रहा था कि ठीक है, शायद मेरे पास कुछ सेकंड्स होंगे अपने लार के साथ इसे थूकने के लिए इसके सेट होने से पहले, लेकिन सुपर ग्लू तुरंत हार्ड हो गया। ये मेरे दांतों और मेरे जीभ पे चिपक गया और फिर मुझे मेरी वाइफ की मदद से ट्वीजर्स से इसे निकलवाना पड़ा दांतों से। और अच्छा हुआ कि इसने किसी जरूरी चीज को साथ में नहीं चिपकाया। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत जल्दी सॉलिड हो गया, और ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि सुपर ग्लू का पॉलीमराइजेशन ट्रिगर होता है पानी से। स्पेसिफिकली पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स में थोड़े नेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स और पानी में नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं जो अक्सर कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जिससे चेन के फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। और पानी ये तो हर जगह है, मतलब कि हवा में नमी है, ज्यादातर सतहों पर पानी के छोटे छोटे कण हैं या फिर कपड़े जैसे मटेरियल्स में अब्सॉर्ब हुआ पानी। इसीलिए सुपर ग्लू लगभग हर सरफेस पर रैपिडली सेट होता है। हर वाटर मॉलिक्यूल एक पॉलीमर चेन के फॉर्मेशन को शुरू कर सकता है। एक फोरेंसिक टेक्निक है जो सुपर ग्लू के फ्यूम का इस्तेमाल नॉन पोर्स सरफेस से फिंगरप्रिंट्स निकालने के लिए करती है। देखिए, जब आप कुछ पकड़ते हैं तो आपका हाथ नमी और ऑयल्स को पीछे छोड़ देता है, जो सुपर ग्लू के साथ बाइंड होने के लिए परफेक्ट होता है, और यही तो स्किन को चिपकने के लिए आइडियल बनाता है। सुपर ग्लू के लिए छिपने के लिए बहुत सारी झुर्रियां और पोर्स होते हैं, प्लस प्रोटीन कोलेजन में कई नेगेटिव रीजन होते हैं जो पोलिमराइजेशन रिएक्शन शुरू कर सकते हैं और सीधे मोनोमर के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। इसीलिए आपकी स्किन सुपर ग्लू के चिपकने के लिए परफेक्ट सरफेस होती है, और इसीलिए इसे उतारना इतना मुश्किल होता है। आपके कुछ मॉलिक्यूल्स लिटरली पॉलीमर चेन का हिस्सा बन जाते हैं। एक मेडिकल केस स्टडी है जहां किसी व्यक्ति के हाथों पर बहुत सारा साइनोएक्रिलेट गिर गया और उसने जल्दी से इसे साबुन और पानी से धोना चाहा, लेकिन इससे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और तेज हो गया और उसके हाथ आपस में चिपक गए। तो वो कई मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास में गया, लेकिन उसे बड़ी बुरी सलाह मिली। उन्होंने अल्कोहल, पानी, साबुन ट्राई किया, उन्होंने फिजिकली भी अलग करने की कोशिश की और उसने कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाई, लेकिन अंत में किसी ने एसीटोन सजेस्ट किया। एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर ये ग्लू को डिसॉल्व करके हाथों को रिलीज कर देता है। अब दुर्भाग्य से क्या हुआ कि कुछ टाइप्स के सुपर ग्लू की बोतलें आई ड्रॉप्स की बोतलों से बहुत मिलती जुलती दिखती हैं, तो ऐसे सैकड़ों केसेस आए जहां लोगों ने सीधे अपनी आंखों में ही सुपर ग्लू डाल दिया था। अब इस केस में एसीटोन सोल्यूशन नहीं है, अपने आईलिड्स को अलग करने की कोशिश मत करो, डॉक्टर के पास जाओ। सुपर ग्लू है सुपर स्ट्रॉन्ग, इसे डेमोन्स्ट्रेट और अपने नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कूवर गए एक गेम शो पर, जहां उन्होंने दिखाया कि सिर्फ एक बूंद ग्लू के साथ वो खुद को और होस्ट को हवा में लटका सकते थे। चलिए शुरू करते हैं। ग्लू की एक बूंद, और 24 घंटे के बाद ये लगभग 15,000 पाउंड उठा सकता है। ग्लू की एक बूंद, डॉक्टर आप तो इस पर बहुत प्राउड होंगे। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इसकी डिस्कवरी में कई सालों की रिसर्च लगी होगी। नहीं, असल में ऐसा नहीं था गैरी, ये खोज असल में एक एक्सीडेंट थी। क्या बात है। सुपर ग्लू पॉलीमर्स लगभग सभी सिंगल चेन्स हैं जो सरफेस के बीच लीनियरली चलती हैं। इनमें एक फॉलो करती है लाइक वुड ग्रेन की तरह। चेन्स घनी रूप से पैक होती हैं जिनके बीच कुछ क्रॉस लिंकिंग होती है और ये पॉलीमर को काफी रिजिड बनाता है। ये लगभग हार्ड हैट जितना हार्ड होता है। ये इसे कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग बनाता है।
टेंशन के अंदर सुपर ग्लू सबसे स्ट्रॉन्ग तब होता है जब आप इसे चेन्स के समान डायरेक्शन में खींचते हैं। तो सुपर ग्लू की टेंसाइल स्ट्रेंथ 25 मेगापास्कल के ऊपर हो सकती है, जो दूसरे पॉलीमर्स के समान है। यानी सिर्फ 5 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर पैच एक फुल्ली ग्रोन अफ्रीकन एलिफेंट को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन सुपर ग्लू की अपनी कमजोरियां भी हैं। ये ब्रिटल होता है, इसीलिए अगर अचानक से इंपैक्ट होता है तो बस ये टूट जाता है ऐसे। क्योंकि सुपर ग्लू बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ये आमतौर पर बहुत छोटी पॉलीमर चेन्स बनाता है जिनमें बिल्ट इन स्ट्रेस के साथ एक मैट्रिक्स होता है। जब भी आपके किसी मटेरियल में स्ट्रेस होता है तो वो वहां से टूट सकता है, जो चीज इसे एक बहुत अच्छा एडहेसिव बनाती है। वही कुछ केसेस में इसकी कमजोरी भी है। पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, नायलॉन्स जैसे वो स्क्विशी प्लास्टिक्स, उनकी पॉलीमर चेन्स और उनकी केमिस्ट्री ऐसी होती है कि वे बहुत सारा इम्पैक्ट ऑब्जर्व कर सकती है। अगर कोई फोर्स आता है तो वे थोड़ी डिफॉर्म होंगी, जबकि सुपर ग्लू पॉलीमर की चेन्स में ऐसा करने की एबिलिटी नहीं होती। तो कोई भी इम्पैक्ट आएगा और वो फिजिकली उन रिजिड बॉन्ड्स को तोड़ देगा और ये उन स्ट्रेस पॉइंट्स में ऑब्जर्व भी होगा और ये पूरी चीज को फ्रैक्चर कर देगा। एंड सुपर ग्लू तब भी वीक होता है जब पॉलीमर चेन्स के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया जाता है, यानी ये शेयर में वीक होता है। इस शेयर टेस्ट के दौरान स्ट्रेस रिलीज होकर सुपर ग्लू बॉन्ड को तोड़ देता है। तो शेयर एक तरह से फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। आपके पास एक तरह का कंप्रेशन और फ्रिक्शन चल रहा होता है। टेंशन काफी सिंगल डायरेक्शनल फोर्स होती है, उसमें पॉलीमर चेन्स आराम से डिफॉर्म हो पाती हैं। हालांकि शेयर में आपके पास अलग अलग तरफ की फोर्सेस का सेट होता है, इसलिए वो बस एक साथ टूट जाते हैं। शेयर फोर्स इवनली स्प्रेड नहीं होता, ये एजेस पर सबसे हार्ड और मिडिल में लो होता है। और क्योंकि सुपर ग्लू इतना ब्रिटल होता है, ये स्ट्रेस को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता और इसीलिए ये बॉन्ड्स फेल हो जाते हैं। और ये और भी बुरा होता है अगर आप सरफेस के एक एंड को पकड़कर इसे पील करने की कोशिश करते हैं। इस केस में सारा फोर्स कुछ पॉलीमर्स पर होता है, इसीलिए चेन्स एक एक करके टूटती हैं जिपर के खुलने की तरह। 2 लंबे बार्स जो सुपर ग्लू से जुड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि वहां बहुत सारा सरफेस एरिया होता है, लेकिन अगर एक एंड टूट जाता है तो बाकी आसानी से पील हो सकता है। अब बॉन्ड का टूटना बुरा है, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन पर सुपर ग्लू बिल्कुल भी नहीं चिपकता। तो यहाँ हमारे पास है एक मिल्क बोतल और ये बनी है प्लास्टिक से जिसे पॉलीएथिलीन कहते हैं। तो मैं डाल रहा हूँ एक ड्रॉप यहाँ, और ये कितना ज्यादा वीक है। आप देख सकते हैं कि इसकी एक पपड़ी जम गई है, ये देखिए, और ये बिल्कुल नहीं चिपका है। वे मटेरियल्स जिनसे सुपर ग्लू बॉन्ड नहीं करता, वे उन मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं जिन्हें केमिकली इनर्ट कहा जाता है। और इनर्ट का मतलब बस ये होता है कि उनके पास रिएक्टिव साइट्स नहीं होते। तो सुपर ग्लू इतना रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि ये इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी सोर्स की तलाश में रहता है, लेकिन आपके पास पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीएथिलीन या टेफ्लॉन है और कार्बन कार्बन को पसंद करता है, इसलिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं करता है। तो सरफेस पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिएक्ट करने को तैयार हो। अगर आप इनिशिएटर्स भी ऐड करते हैं जैसे पानी स्प्रे करके, तब भी ये काम नहीं करता। ये इसलिए क्योंकि ये मटेरियल्स हाइड्रोफोबिक और नॉन पोर्स होते हैं। अगर आप एक पॉलीप्रोपिलीन शीट पर पानी स्प्रे करते हैं तो वो बस गिर जाएगा, है ना। आप सोच सकते हैं जैसे हाइड्रोफोबिक सरफेस पर पानी की बूंदें जमा होना। तो अगर आप पानी के ऊपर सुपर ग्लू डालते हैं तो आपको बस सुपर ग्लू का एक गुच्छा मिलेगा और फिर आप बस इसे पील कर सकते हैं। ज्यादातर सुपर ग्लू स्पेसिफिकली पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन पर इस्तेमाल करने के खिलाफ वार्न करते हैं क्योंकि ये उनसे चिपकेगा नहीं। पर एक्चुअली ये अच्छी बात है। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सुपर ग्लू ना चिपके, ताकि इसे बिना चिपके कंटेन और स्टोर किया जा सके। सुपर ग्लू ने जल्द ही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पा लिए थे। इसकी पहली सेल 1956 में मेसन एंड हैंगर को हुई थी, जिन्होंने इसका इस्तेमाल एटॉमिक बॉम्ब को असेंबल करने के लिए किया था। जल्द ही प्योर एथिल साइनोएक्रिलेट की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए अलग अलग एडिटिव्स डाले गए। अकेले मोनोमर्स तो बहुत पतले होते हैं, लगभग पानी की तरह, इसीलिए कंपनीज ने इसे जेल में बदलने के लिए फ्यूम्ड सिलिका जैसे थिकनिंग एजेंट्स ऐड किए। फ्यूम्ड सिलिका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स बनाता है जो गाढ़ापन बढ़ाता है, एंड ट्यूब में पॉलीमराइजेशन को रोकने के लिए अक्सर कुछ एसिड ऐड किया जाता है। अगर आप सुपर ग्लू के चिपकाने को स्पीड अप करना चाहते हैं तो एक तरीका है ज्यादा नेगेटिव आयंस ऐड करना, वो इनिशिएटर्स जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शुरू करते हैं।
सो आप इस पर्पस के लिए स्पेसिफिकली एक्सेलरेटर्स शॉप से खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय कई लोग बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये हवा में मौजूद नमी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। तो जब आप सुपर ग्लू ऐड करते हैं तो ये उन सभी आयन इनिशिएटर्स की वजह से और भी तेजी से सेट होता है। प्लस ये बहुत हार्ड कंपोजिट सब्सटेंस बनाता है। आप जॉइंट को स्ट्रेंथन करने और गैप्स को फिल करने के लिए सुपर ग्लू और बेकिंग सोडा की लेयर्स लगा सकते हैं। इवन सेट होने के बाद ये ड्रिल और सैंड भी किया जा सकता है। ये देखना इंटरेस्टिंग है कि कैसे सॉल्यूशन में बेकिंग सोडा सुपर ग्लू के पॉलीमराइजेशन को स्पीड अप करता है। अगर आप प्योर वाटर लेते हैं और उसमें सुपर ग्लू डालते हैं तो आपको छोटे छोटे प्लास्टिक के ड्रॉपलेट्स मिलते हैं। ग्लू जल्दी सेट होता है, लेकिन इतना फास्ट नहीं कि पूरे ग्लू को चिपका कर रखे। लेकिन पानी में डिसॉल्व हुए बेकिंग सोडा के साथ सुपर ग्लू और भी तेजी से सेट होता है। ये पॉलीमर की कंटिन्यूअस लेंथ बनाता है, जिसे देखना वाकई में कूल है। लेकिन रिजल्टिंग प्लास्टिक फ्रेजाइल होता है और ये आसानी से क्रश हो सकता है। अगर आप चीजों को पानी के अंदर चिपकाना चाहते हैं तो आपको पॉलीमराइजेशन को स्लो करना पड़ेगा। एक जेल साइनोएक्रिलेट के साथ थिकनर्स रिएक्शन को स्लो कर देता है, जिससे आपको अप्लाई करने और ऑब्जेक्ट्स को डिटैच करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। वाह, अब देखो इसे, पानी के अंदर चिपक गया है। मैंने इसे ठीक से फिट भी नहीं किया, फिर भी कितना शानदार चिपका है ये, और अभी भी चिपका है ये। एक दिन कूवर का सबसे बड़ा बेटा एक मॉडल बना रहा था जब उसने गलती से अपनी उंगली काट ली। एक अलग विचार और एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट वाले पिता होते हुए कूवर लैब से घर लाए कुछ सुपर ग्लू को लेकर आए और इसे कट पर लगा दिया, जिससे कि उंगली तुरंत जुड़ गई। कूवर ने तुरंत मेडिसिन में इसके पोटेंशियल को देखा और लग गए काम पे। उन्होंने एक ऐसे ग्लू की कल्पना की जो सिलाई को ही रिप्लेस कर दे। लेकिन जल्दी उनकी टीम को 3 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। पहला, सुपर ग्लू के बॉन्ड्स जब बनते हैं तो रिलीज करते हैं हीट। ये है एक स्टैंडर्ड कॉटन बॉल और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा लिक्विड सुपर ग्लू 86। ओह माय गॉड, ये तो स्मोक शुरू कर रहा है। 93, 99, 108। ओह, मेरी आंखों में पानी आ गया। 120। अगर आप इसे घर पर करते हो तो गॉगल्स पहने और शायद एक रेस्पिरेटर भी, और इसे घर के बाहर करें। और मैं महसूस कर सकता हूं कि ये हॉट है, टच करने पर हॉट है। कॉटन में बहुत सारा सरफेस एरिया होता है और इसने पानी भी बहुत सारा अब्सॉर्ब किया हुआ है, इसलिए सुपर ग्लू नॉर्मल से ज्यादा तेजी से सेट होता है और अपनी सारी हीट एक साथ रिलीज करता है। अगर ये मेरी स्किन पर आता तो टेम्परेचर इंक्रीज इतना ड्रामेटिक नहीं होता, लेकिन ये एक घाव में दिक्कत करने के लिए काफी है। दूसरी प्रॉब्लम है कि बॉडी में सुपर ग्लू समय के साथ ब्रेकडाउन हो जाता है, और ये जिन चीजों में ब्रेकडाउन होता है उनमें कुछ टॉक्सिक केमिकल्स हैं लाइक फॉर्मल्डिहाइड। और आखिरकार सुपर ग्लू हार्ड और ब्रिटल होता है, हमारे बिल्कुल विपरीत। हम ज्यादातर पानी और मीट के स्क्विशी बैग्स ही तो हैं, तो इसीलिए लिविंग टिश्यू के लिए एक एडहेसिव को हीलिंग प्रोसेस को पूरा होने तक के लिए सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से कूवर और उनकी टीम ने पाया कि इन सभी प्रॉब्लम्स को मॉलिक्यूल में एक सिंगल चेन से सॉल्व किया जा सकता है। बस अल्काइन चेन में कार्बन्स की संख्या को बढ़ा दें। देखिए, लंबी कार्बन चेन्स के साथ मोनोमर्स को एक साथ बाइंड करने में अधिक समय लगता है, जिससे रिएक्शन की स्पीड धीमी हो जाती है और ये हीट रिलीज की स्पीड को स्लो कर देता है। इसीलिए एक साथ टेम्परेचर में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आता है। लंबे पॉलीमर्स भी बहुत धीमी गति से ब्रेक डाउन होते हैं, इसीलिए ग्लू के बॉडी में टॉक्सिन रिलीज करना शुरू करने से पहले वुंड को हील होने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। ये होने से पहले ही इसे रिमूव कर दिया जाता है। और आखिरकार, क्योंकि रिएक्शन स्लोवर है, मोनोमर्स के घूमने और लंबे पॉलीमर्स बनाने के लिए ज्यादा समय होता है। ये लंबे पॉलीमर्स छोटे चेन्स की तुलना में स्ट्रेस को बेहतर अब्सॉर्ब कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि ग्लू बिना टूटे ज्यादा मुड़ सकता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के बाद कूवर ने 1964 में मेडिकल सुपर ग्लू के लिए FDA में एप्लीकेशन सबमिट किया। यूएस मिलिट्री कूवर के एडहेसिव के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे। उन्होंने वियतनाम वॉर में उपयोग के लिए एक मेडिकल सुपर ग्लू स्प्रे डेवलप किया और स्प्रे ने कई जानें बचाई। एक केस में तो एक गोली ने एक 24 साल के सोल्जर को हिट किया। उसके किडनी और लीवर से गुजरते हुए उसके लीवर का एक पार्ट रिमूव करने के बाद उन्होंने उसे 12 लीटर ब्लड दिया। ये उसके शरीर के सारे ब्लड को 2 बार रिप्लेस करने के लिए काफी है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। पुराने तरीकों से उसे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर सर्जन ने सीधे लिवर पर सुपर ग्लू स्प्रे किया। ब्लीडिंग रुक गई, वाइटल साइंस नॉर्मल हो गए और सोल्जर रिकवर कर गया।
बैटलफील्ड पर इसकी सक्सेस के बावजूद मेडिकल सुपर ग्लू को सालों तक सरकारी झंझटों में फंसा कर रखा गया, इतना लंबा कि कूवर को प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। 1998 तक उन्होंने अपने मेडिकल ग्लू के सपने को अप्रूव होते नहीं देखा। एक 2 ऑप्टिकल साइनोएक्रिलेट जिसे डर्मा बॉन्ड कहा जाता है, और अब मेडिकल सुपर ग्लू 900 मिलियन अ ईयर डॉलर की इंडस्ट्री बन गया है। कूवर की एक्सीडेंटल डिस्कवरी के 74 सालों में साइनोएक्रिलेट 3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन गया है। लेकिन इसका इंपैक्ट यहाँ पे नहीं रुकता है, क्योंकि अब साइंटिस्ट कूवर के ओरिजिनल रिसर्च में इसके प्लास्टिक के रूप में उपयोग की खोज कर रहे हैं, और ये प्लेनेट के सामने आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक को सॉल्व कर सकता है कि हर साल हम जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं उसके पहाड़ों को कैसे रिसाइकल करें। मैन्युफैक्चरर्स अन्य प्लास्टिक को श्रेड, मेल्ट और रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन पॉलीमर्स डिग्रेड होते हैं, इसीलिए क्वालिटी खराब होती है और प्रोसेस माइक्रो प्लास्टिक जनरेट करता है। तो आप केवल मैकेनिकली और थर्मली इस तरह से कुछ बार ही रिसाइकल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एक ऐसा मटेरियल मिलता है जो यूजलेस है। ये अभी भी एनवायरनमेंट में बैठा रहेगा, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, लेकिन ये यूजफुल नहीं है। लेकिन सुपर ग्लू यूनिक है। अगर आप इसे 210 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो ये वापस से प्योर मोनोमर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसे डिस्टिल किया जा सकता है और फ्रेश पॉलीमर में वापस रीएक्टिवेट किया जा सकता है। हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, हम इसे एक प्लास्टिक में बदलते हैं और फिर एक निश्चित स्टिमुलस के अंदर हम इसे वापस उस स्टार्टिंग मटेरियल में बदल सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या हम इससे एक प्लास्टिक बना सकते हैं। आप जानते हैं, क्योंकि डिपॉलीमराइजेबल प्लास्टिक का गोल है कि ये सस्टेनेबल है ना? यहाँ सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, आप एक ऐसी चीज को कास्ट कैसे करेंगे जो हर चीज से चिपकती है, और दूसरा, सुपर ग्लू अपने आप में ब्रिटल है, तो आप इसे टूटने से कैसे रोकेंगे? बड़ी प्रॉब्लम है इसे हैंडल करना। ये वही ओरिजिनल प्रॉब्लम थी। उन्होंने पाया कि ठीक है, ये ग्रेट प्लास्टिक नहीं है क्योंकि ये हर चीज से चिपकता है। इस तरह उन्होंने डिस्कवर किया कि ये एक्सीलेंट एडेसिव था, तो हमें भी उसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लेकिन कूवर के पास मॉडर्न प्लास्टिक नहीं थे जो आज हमारे पास हैं। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन और टेफ्लॉन इतने इनर्ट हैं कि वो सुपर ग्लू को एक्टिवेट नहीं करते, इसीलिए वो मोनोमर्स को हैंडल करने के लिए परफेक्ट मटेरियल्स हैं। तो हम वास्तव में इसे हैंडल करने में सक्षम थे। हमने किया है, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। हम वास्तव में इस मटेरियल के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटलनेस को रिड्यूस करने के लिए सुपर ग्लू की एक लंबी चेन बनाने की जरूरत है जो एक साथ टैंगल हो जाती है, और इस प्रॉब्लम को वास्तव में 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। पहला, बहुत सारे इनिशिएटर्स मतलब बहुत सारी शॉर्ट पॉलीमर चेन्स। दूसरा, जैसे सुपर ग्लू सेट होता है मौजूदा चेन फ्रीज हो जाती है और वो एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकती। कुछ अनयूज्ड मोनोमर्स भी हो सकते हैं जो अटैच करने के लिए राइट स्पॉट में नहीं जा सकते। अगर आप इन दोनों इशू को सॉल्व कर सकते हैं तो आपको लंबी चेन्स मिल सकती है। पहला तरीका है एक बहुत वीक बेस का उपयोग करना, और इस वीक बेस की थोड़ी मात्रा को मिक्स करके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शुरू करने के लिए पर्याप्त इनिशिएटर्स हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए पॉलीमर चेन्स अंत में लंबी होती हैं। हम DMSO डाइमेथिल सल्फॉक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसे वैसे तो कभी एक इनिशिएटिव के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन ये बस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव था कि हम एक ऐसा रिएक्शन इनिशिएट कर सके जो धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे एक अच्छा सॉलिड प्लास्टिक बन पाया। नेक्स्ट, आपको सॉल्वेंट की जरूरत है, और इस केस में एसीटोन। ये सिर्फ एक मीडियम है जो कंडीशंस को धीमा करता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। आमतौर पर ये और मोबिलिटी प्रदान करता है। अब ग्लू और इनिशिएटर को एसीटोन में मिक्स करने के बाद मोबाइल पॉलीमर्स साधारण से भी लंबी और अधिक स्टेबल चेन्स बनाने में सक्षम होते हैं, और कुछ देर बाद सारा सुपर ग्लू सेट हो जाता है, एसीटोन इवेपोरेट हो जाता है और न्यू प्लास्टिक रिमूव कर लिया जाता है। इसे रीयूज करने के लिए बस इसे हीट करें और सुपर ग्लू मोनोमर्स वापस पाने के लिए डिस्टिल करें। तो मैं औसतन लगभग 93% रिसाइकल कर लेती हूँ, जो एक्सेलेंट है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से रिसाइकल किए गए प्लास्टिक की क्वालिटी ओरिजिनल जैसी तो नहीं होती है, और वो लैंडफिल में डालने से पहले 1 या 2 बार डाउन साइकिल किए जा सकते हैं। मैं सुपर ग्लू की सबसे बड़ी फैन हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वास्तव में सस्टेनेबिलिटी होते हुए क्रांतिकारी तरीके से बदलाव ला सकेगा कि हम प्लास्टिक और उन मटेरियल्स को कैसे देखते हैं, जिनको हम दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या होगा अगर हम इसका उपयोग किसी और चीज के लिए करें? कूवर ने कहा था कि साइनोएक्रिलेट को ग्रेट एडहेसिव मानने के लिए राइट माइंडसेट की जरूरत थी। पहली बार जब उन्होंने इसके साथ काम किया तब वो गन साइट्स के बारे में सोच रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं। इसकी स्टिकी क्वालिटी परेशानी थी।
दूसरी बार जब उन्होंने इसका सामना किया तो उनके सहयोगी टूटे हुए रिफ्रैक्टोमीटर पर फिक्स्ड हो गए, लेकिन वो उस क्वालिटी को बेनिफिट के रूप में देख सकते थे जिसने उन्हें फ्रस्ट्रेट किया। और फिर रिसर्चर्स द्वारा दशकों तक इसे केवल एक उपयोगी एडहेसिव के रूप में देखने के बाद अब इसे एक बार फिर से प्लास्टिक के रूप में देखा जा रहा है। जैसे कि कुंवर ने कहा, ये हमारे लिए सीख है कि हमें ओपन माइंडेड और क्यूरियस रहना चाहिए ताकि अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से भी कुछ निकाल सकें जो नए सीक्रेट्स को अनलॉक करने के साथ भविष्य की नई एक्साइटिंग डिस्कवरीज की ओर ले जा सकते हैं।